सर नॉर्मली जो निवेश करने वाले लोग हैं वो उनको अनुभव है कि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, फिर भी वो जब इमोशनल ट्रिगर होता है तभी वो इमोशनली वो रिएक्ट करके ऐसा बर्ताव क्यों करता है, इसका आपको क्या कारण लगता है? नहीं, बेसिकली बिकॉज वो इमोशन है ना, उसको इमोशनल ट्रिगर बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे डर लगता है, दो चीज़ है, जैसे आपने कहा प्रीवियस वाला इसमें कि गोल्ड का रेट बढ़ गया तो उसका सेल्स भी बहुत बढ़ गया। ये क्यों होता है? बिकॉज ये इमोशनल ट्रिगर है। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि मैं ये रेस में से बाहर रहूँगा और इसलिए मेरे को अभी जाना है। बिकॉज उसको हमेशा विश्वास क्या रहता है, जब मार्केट बढ़ रहा है उसको विश्वास रहता है एक बहुत और बढ़ेगा। हाँ। और जब मार्केट गिर रहा है तो वो फियर में आता है, फिर उसको लगता है और गिरेगा और गिरेगा, अरे कितना गिरेगा कितना गिरेगा कितना गिरेगा, और उसको डर लगता है कि मेरा कहीं ना कहीं मेरा जो रिटर्न जितना मेरे को मिला था वो सब खत्म हो जाएगा करके वो जनरली विड्रॉ करता है। इसको हम इमोशनल ट्रिगर बोलते हैं। तो इमोशनल जो ट्रिगर है, जब मतलब इन्वेस्टमेंट करना जब मार्केट बढ़ रहा है और विड्रॉ करना जब मार्केट गिर रहा है, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है। वेल्थ क्रिएशन के प्रिंसिपल और फिलॉसफी के अगेंस्ट है। बट वो कब अगेंस्ट और क्यों अगेंस्ट है? क्योंकि ये लॉजिकल बात है, वेरेज जो इमोशनल ट्रिगर है वो लॉजिक उसमें आता नहीं, क्योंकि इमोशन है, कुछ हम लोग उसको कर नहीं सकते। तो इसलिए क्या है, इमोशनली हम लोग अपने अंदर अपना इमोशन है, हम उसको कुछ कर नहीं सकते। इसलिए क्या है ना, अगर हम इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट देते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली ये इमोशनल ट्रिगर को शॉर्ट सर्किट किया जा सकता है, तो देन ऑटोमेटिकली रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। सर मैं एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी जो है उसको आप देखोगे ना तो मैच में वो हारे या जीते, मैच खत्म होने के बाद में उसके इमोशन जो है ना वो एकदम बैलेंस रहते हैं, मतलब लोग बोलते हैं एकदम कोल्ड। तो इस तरीके से एक्चुअली इन्वेस्टर को भी मार्केट ऊपर जावे या नीचे जावे अपना कंसिस्टेंटली अपना काम करते रहना चाहिए। बट वो होता नहीं है, इसके लिए स्ट्रक्चर और ढांचे की जरूरत है। राइट। सर आपने वो शॉक ऑब्जर्वर का एग्जांपल दिया था कि शॉक ऑब्जर्वर होगा तो जो प्रॉब्लम आती है गाड़ी चलाते वक्त वो नहीं आएगी और आवाज़ कम होगा। तो वैसे ही स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टमेंट में भी, तो क्योंकि वो इमोशनल शॉक जो है उसको एब्जॉर्ब करने में काम में आता है। तो इसको रिएक्शन जो हमारा इमोशनल होता है उसके सामने स्टेबिलिटी लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हाँ, तो जैसा मतलब एक मार्केट जैसा एक रोड है ना, हम रोड को एक मार्केट जैसा देखेंगे तो उसमें अप एंड डाउन रहता है, बहुत सारे गड्ढे रहते हैं, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, ऊपर नीचे होता है। तो इसके लिए गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर लगाया, ताकि शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है कि अगर गड्ढा इतना नीचे है तो ये जो है थोड़ा सा नीचे जाएगा, अगर बड़ा ये है तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल मार्केट का जो या एक्चुअल जो रोड का जो इनस्टेबिलिटी है उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए शॉक एब्जॉर्बर है। सो दैट क्या होता है कि जो बैठा हुआ इंसान है उसको उतना जम जो नहीं लगेंगे। इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो ढांचा है उसमें एक स्टेबिलिटी फैक्टर होना चाहिए शॉक एब्जॉर्बर जैसा, ताकि वो जब भी ऊपर नीचे कुछ भी हो जाता है वो पूरे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने में कामयाब उसको होना चाहिए, जिससे कि एक स्मूथ एक्सपीरियंस कस्टमर को मिल सके। सर नॉर्मली अगर आप देखेंगे अभी तो एक्सप्रेसवे के अंदर या हाईवेज जो रहते हैं उसके अंदर एक स्ट्रक्चर रहता है बाउंड्री वॉल जैसा, ताकि वो क्या बोलते हैं उसको, जो लोग ड्राइव कर रहे हैं उनके कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उनके ओवर मतलब क्या बोलते हैं उसको, उनको बचाने के लिए वो वॉल बनाया जाता है। ऐसा इन्वेस्टर्स के लिए बचाने के लिए हमको अगर कुछ बाउंड्री वॉल बनाना है तो वो क्या होगा? हाँ, तो बेसिकली उसको हम लोग जैसे गार्ड रेल कहते हैं ना। गार्ड रेल का मतलब क्या है कि देखो आप हाईवे, अगर आपने एग्जांपल जो दिया हाईवे का, हाईवे में अगर आप देखेंगे 3 अलग चीज़ें होती हैं। हाईवे के एक साइड पे एक छोटा सा वॉल होता है ताकि गाड़ी उसके बाहर नहीं जावे, बीच में जो है एक डिवाइडर होता है
और डिवाइडर इसलिए होता है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रैफिक एक डायरेक्शन में जा रहा है, राइट में दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, और फिर वापस और एक वॉल होता है। तो इसको हम गार्ड रेल कहेंगे। गार्ड रेल का यूज क्या है कि बेसिकली हाईवे में जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ उतने रफ्तार से, बाय मिस्टेक कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो वो गार्ड रेल की वजह से गाड़ी यहाँ की वहाँ नहीं जाएगी, मतलब हाईवे से बाहर नहीं जाएगी, जो बीच में डिवाइडर है उसके उस बाजू में नहीं जाएगी और वो बाजू में जो है। तो ये गार्ड रेल है ना, इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि बाय मिस्टेक, इमोशनल बाय मिस्टेक है। जब हम लॉजिक बोलते हैं तो लॉजिक मतलब स्ट्रेट है, इमोशनल मतलब बाय मिस्टेक है। तो इमोशनल जो एक रिएक्शन रहता है या ट्रिगर रहता है, उसी प्रकार से हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा ढांचे में एक ऐसा चीज बनाना पड़ेगा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट को डालना पड़ेगा जो ऑटोमेटिकली डिरेल होने से बचा सके। किसको? पोर्टफोलियो को। क्योंकि पोर्टफोलियो डिरेल हो गया तो उसको जो आउटकम है, जो उसका गोल है, वो अचीव नहीं होगा, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। सर कोई भी हमको हमारे इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए स्टेबिलिटी का सपोर्ट चाहिए, मतलब स्थिरता बहुत ज़रूरी है अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो ये स्थिरता लाना ग्रोथ के लिए कैसे रहेगा? देखो सिंपल है, इसका एक एग्जांपल है। अगर मैं समझो आपको बोट की बात करता हूँ तो एक बोट होता है, उसमें एक हल होता है, एक सेल होता है, राइट, और एक लाइफ जैकेट होता है। अभी मैं आपको अगर पूछूं कि बोट को जहाँ जाना है वहाँ जल्दी पहुँचने के लिए सेल काम में आता है, हल काम में आता है कि लाइफ जैकेट काम में आता है? सेल काम में। सेल काम में आता है। वेरी सिंपल है, क्योंकि सेल की वजह से, एक्चुअली हल की वजह से उसका जो रफ्तार है वो कम हो सकता है थोड़ा, राइट। बट अगर आप ऐसा बोलते हैं ना कि ग्रो सेल की वजह से होता है, तो मैं यही कस्टमर को पूछता हूँ कि फिर बोट में आप इतना बड़ा हल क्यों बनाते? तो एक छोटा सा हल बनाने का, जैसे कि 2 पैर आप रख सके उतना हल बनाने का, और बाकी उतना बड़ा सेल बनाने का, और आप लेके जाओ। तो अगर वैसा हम करते हैं कि बहुत छोटा से हल रहेगा और बहुत बड़ा अगर सेल रहेगा, तो फिर आपको क्या लगता है कि वो फास्ट पहुंचेगा? नहीं, वो तो पलट के डूबने के चांसेस बढ़। करेक्ट। तो मतलब 2 चीज होगा, आइदर वो पलट जाएगा या तो फिर हवा से उड़ जाएगा। मतलब दोनों केस में वो अपने निर्धारित जो डेस्टिनेशन है उसमें नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए क्या है ना, ये लोग समझते नहीं है, सोचते नहीं है कि मैं बार बार यही स्टेबिलिटी का फैक्टर मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज उसको जब वो हल इसलिए दिया जाता है ताकि वो उसको पकड़ के रखे, और वो फिर भले उससे थोड़ी देरी होती है, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, उसके वजह से थोड़ी देरी होती है, बट श्योरिटी और गारंटी है कि वो अपना डेस्टिनेशन में पहुंच जाए, राइट। ये इंपॉर्टेंट बात, इसलिए स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अगर हमको निवेश करना है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब कौन सी स्कीम में डालूं, या कौन सी इंडस्ट्री स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में डालूं, या मेटल वाले म्यूचुअल फंड में डालूं, और इक्विटी में डालूं, XYZ, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन आप जैसा बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ढांचा अगर तय हो जाता है तो बाकी सब फिर सेकेंडरी हो जाता है। क्योंकि आशीष क्या है ना, सिंपल इसका वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन? इन्वेस्टमेंट चॉइस करते हो तो किस बिना पे करेंगे? वेरी सिंपल है, आप अगर पहला इन्वेस्टमेंट सोचेंगे और फिर ढांचा सोचेंगे तो फिर होगा क्या? नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला ढांचा डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज ढांचे से हमको ये डिसाइड करने को मिलता है कि आपको प्रोटेक्शन चाहिए, कितना ग्रोथ चाहिए और कितना स्टेबिलिटी चाहिए। जब मैं वो डिसाइड कर लिया, उसके बाद प्रोटेक्शन के लिए मुझे क्या इंस्ट्रूमेंट या क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर जो प्रोटेक्शन के बाद स्टेबिलिटी आता है तो स्टेबिलिटी के लिए क्या प्रोडक्ट देना चाहिए और ग्रोथ के लिए क्या प्रोडक्ट देना चाहिए। तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक ये होता नहीं है, ये स्ट्रक्चर स्पेसिफिक है। आपका रिटर्न और आपका जो मकसद है, वो मकसद को पूरा अगर करना है तो उसके लिए ढांचा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ढांचे से आपका डिसिप्लिन आ जाता है, और ढांचा बनने के बाद फिर डिसाइड होता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट कौन सा लेना चाहिए। तो हमको मतलब ये अलग अलग
ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, ये इक्विटी अच्छा है, वो जाने के पहले हमको ढांचे को एक निर्धारित करके कि प्रोटेक्शन के लिए कितना, स्टेबिलिटी के लिए कितना, ग्रोथ के लिए कितना, वो तय करना सबसे बड़ी जरूरी है। यस। वो कोई मतलब चॉइस नहीं है, वो तो ढांचे की एक ज़रूरत है, क्योंकि वो फाइनली आपको रिजल्ट देगी। तो इसके बारे में आपके फाइनल थॉट क्या है? नहीं, सिंपल है। इसमें अभी फाइनल वही है कि अल्टीमेटली एज एन एडवाइज़र सबसे पहला मुझे समझना चाहिए कि जैसा जो बोर्ड का एग्जांपल अभी मैंने दिया कि हल जो है, स्टेबिलिटी जो है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका सेल तो है ही है, बट जब तक आपका हल नहीं रहेगा तो सेल का कॉम्प्लीमेंट्री जो दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री जो है, दोनों का रोल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। वो कॉम्प्लीमेंट्री रोल एक एडवाइजर को सोचना चाहिए। कस्टमर नहीं चाहेगा, कस्टमर चाहेगा कि मुझे सेल जो है सबसे बड़ा चाहिए क्योंकि मुझे फास्ट पहुंचना है। बट एक एडवाइजर होने के नाते से मुझे ये पता होना चाहिए कि कस्टमर का हित और कस्टमर का जो अल्टीमेट गोल है वो उसको अगर अचीव करा के देना है तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ये दायित्व है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कस्टमर को ढांचा के हिसाब से मैं काम करूं। ढांचे से क्या होता है, एलोकेशन भी हो जाता है, डिसिप्लिन भी हो जाता है, और कस्टमर का इमोशनल जो जैसे एमसीबी होता है, तो एमसीबी का जो काम है, जो इमोशनल ट्रिगर को शॉर्ट सर्किट करना, वैसा एमसीबी के जैसा ये काम करता है। और इस वजह से स्टेबिलिटी का कोई स्टेबिलिटी का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। चाहिए नहीं चाहिए ये क्वेश्चन या ये सवाल बिल्कुल आना नहीं चाहिए। स्टेबिलिटी इसका मूल जो है, जो रियल कोर है पूरे पोर्टफोलियो का, वो स्टेबिलिटी है। दोस्तों, ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।